नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 21 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। प्राइमरी स्तर पर सीटेट दिसंबर 2021 में ऑनलाइन मोड में कुल 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये अंतिम यानी कि 23वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप इसके पहले के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ सीटेट दिसंबर 2021 में ऑनलाइन मोड में 22 शिफ्टों में आयोजित की गई सीटेट अपर प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, हमारे देश के किस भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? ये प्रश्न कम से कम 23 शिफ्टों में से 5-6 शिफ्टों में मैंने देखा हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में आते ही आते हैं। देखिए, ये बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य के लोग टैपियोका और नारियल खाना पसंद करते हैं। टैपियोका क्या होता है? तो जिस प्रकार से आप लोग स्वीट पोटैटो को जानते हैं जो कि जमीन के अंदर उगता है, उसी की तरह टैपियोका होता है जो कि उबाल करके खाया जाता है। ये केरल के लोग उबला हुआ टैपियोका और नारियल खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 केरल इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी, ध्यान दीजिएगा, उसी प्रजाति की बात की जा रही है, उसी प्रजाति का नर पक्षी है जो सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है, और जो मादा पक्षी है उसी प्रजाति की, वह उसमें केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देती हैं। तो ये किस पक्षी की बात की जा रही है? ये वीवर पक्षी की बात की जा रही है, जिसे हम लोग बया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका घर एक्स पर स्थित है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, इसको मैंने मान लिया एक्स। आगे पढ़िए, और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नदी होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं पहले डायरेक्शन बना देता हूं ताकि डायरेक्शन आपको क्लियर हो सके। इधर होता है ईस्ट यानी कि पूर्व, इधर होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम, नीचे होता है साउथ यानी कि दक्षिण, और ऊपर होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर। तो पहले क्या कहा गया कि पहले एक्स पोजीशन से आप ठीक दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर 200 मीटर चलते हैं। मान लीजिए यहां से यहां तक ये 200 मीटर हो गया, ठीक है, ये 200 मीटर हो गया। अब आगे पढ़िए, और ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। पूर्व किधर है? इधर है, यानी कि यहां से आपको इधर जाना है, कितना? 150 मीटर, ठीक है। आगे पढ़िए, इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर चल करके अपने पिताजी के दुकान पर पहुंचते हैं, यानी कि वाई पर पहुंचते हैं। ठीक उत्तर बोला गया, क्या बोला गया? ठीक उत्तर बोला गया, 200 मीटर चलना है। उत्तर किधर है? ऊपर की तरफ है, तो यहां से मैं ठीक ऊपर की तरफ 200 मीटर चलता हूं। देखिए, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है और बिल्कुल बराबर है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा बिल्कुल इसकी सीधी एक रेखा में होगा, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है? वाई हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वाई के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः क्या होगी। अब जब ये दोनों लाइन पैरेलल थी तो जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये भी तो होगा, यानी कि ये 150 मीटर हो जाएगा। और वाई के सापेक्ष एक्स का डायरेक्शन पूछा गया था, तो ये देखिए, ये कौन सा डायरेक्शन है? ये पश्चिम में है, यानी कि 150 मीटर दूर पर होगा। और किस दिशा में होगा? पश्चिम में होगा। चलिए विकल्पों में चलते हैं। दिए गए विकल्प में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 150 मीटर ठीक पश्चिम, इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो कि पीड़ित है। देखिए, ये सभी जो उसको खाने के लिए सुझाव दिए गए हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है आयरन, ठीक है। और आयरन की कमी किस रोग में होती है? अनीमिया, यानी कि ब्लड की कमी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 अनीमिया से वो व्यक्ति जूझ रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्रॉन्ज यानी कि कांसा जो होता है वो किसका मिश्र धातु होता है? तो ये कॉपर का और टिन का होता है, ठीक है। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 कॉपर और टिन इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो पश्मीना शॉल जो है वो कश्मीर से जुड़ा हुआ एक प्रमुख वहाँ की बकरी की प्रजाति है, जिसके शरीर पर बहुत मुलायम घने बाल उगते हैं, जिसके माध्यम से पश्मीना शॉल या स्वेटर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है, एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। तो ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, पॉजिटिव होगा। दूसरा देखिए, कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों कि एक खास नस्ल से एकत्रित किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। तो ये विकल्प नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। इसमें कहा जा रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ए, बी और सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस वर्ष भुज यानी कि गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये 2001 में आया था। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारे देश की राजधानी जो कि नई दिल्ली है की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी यानी कि शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल क्रमशः स्थिति क्या है। यानी दिल्ली के सापेक्ष शिमला और भोपाल की स्थिति क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर दिल्ली की स्थिति है और यहाँ से हमसे हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बारे में पूछा गया था। तो नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश किधर है, ठीक ऊपर की तरफ यानी ठीक उत्तर हो जाएगा, और मध्य प्रदेश की तरह ठीक नीचे की तरफ यानी ठीक दक्षिण हो जाएगा। यानी कि उत्तर दक्षिण हमारा सही जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर और दक्षिण इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर जो कि गुजरात में है, इसकी यात्रा की दिशाएं होंगी पहले। देखिए, प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ से वो पहले भोपाल में आना चाहता है जो कि मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, तो ये इसके ठीक दक्षिण में है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्शन बना देता हूँ ताकि चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर आउट हो सके। यहाँ पर देखिए, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। तो ये देखिए, शिमला ऊपर था और मध्य प्रदेश नीचे था, तो ऊपर से नीचे आ रहा था यानी कि क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए, यहाँ से वो गांधीनगर गया जो कि गुजरात में पड़ता है। तो गांधीनगर जब ये जाएगा इस तरफ से, तो ये देखिए इस डायरेक्शन में ये क्या है, ये पश्चिम है। यानी कि पहले वो दक्षिण की तरफ आया फिर पश्चिम की तरफ गया, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में बात किया गया है पहले दक्षिण की ओर और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारे देश के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अरब सागर की स्थिति यहाँ पर है। इसके तट पर लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं, देखिए गुजरात है, उसके बाद से देखिए ये महाराष्ट्र है, उसके बाद से देखिए गोवा है, उसके बाद से देखिए कर्नाटक है और केरल है। ठीक है, इन्हीं 5 विकल्पों में से कोई एक विकल्प होगा जो कि हमारा उत्तर होगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। दिए गए विकल्प में देखिए, आंध्र प्रदेश नहीं था, पुडुचेरी नहीं था, पश्चिम बंगाल नहीं था, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं कहाँ के लोग द्वारा किया जाता है। तो चिराओ मिजोरम के लोगों के द्वारा किया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं परीक्षा में। देखिए, इसके पहले जो 3 प्रश्न आपने देखे हैं लगातार, वो अगर आप केवल इंडिया का मैप समझ चुके हैं या फिर पढ़ चुके हैं तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। अगर आप राज्यों की स्थिति केवल जान रहे होते तो आप बता देते कि कौन सा राज्य ऊपर था, कौन नीचे था, और उसी के हिसाब से दिशा निर्धारित हो रही थी। इसके बाद से अरब सागर के तट पर कौन कौन से राज्य स्थित है, यानी कि अगर आप केवल इंडिया का मैप पढ़ लें ठीक ढंग से, राज्यों की स्थिति समझ लें, सागर के तट पर कौन कौन से राज्य स्थित है, इसको केवल समझ लें, तो 2 से 3 नंबर आपके प्रश्न आ सकते हैं ईवीएस में। ठीक है, इसके बाद से ये जो चिराव वाला प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली बांस की डंडियों को लेकर के यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा रहेगा, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा रहेगा, 2-2 व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद से 2-2 व्यक्ति इधर बैठे रहेंगे और ये बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते रहते हैं, और जो व्यक्ति हैं महिलाएं और पुरुष हैं वो इसी प्रकार डंडियों के चारों तरफ पैर इधर उधर करके डांस करती रहती हैं। इसी को चिराओ डांस कहते हैं, जो कि मिजोरम का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि आप भारत के मानचित्र पर एक सरल रेखा AB खींचें, यानी कि कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु A पर है, कोलकाता A पॉइंट पर है। ठीक है, आगे देखिए, से पुडुचेरी जो कि बिंदु B है तक खींचे तो B के सापेक्ष A की दिशा क्या होगी। चलिए मैप में फिर से चलते हैं।
देखिए यहाँ पर आप वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को देख पा रहे हैं और पुडुचेरी यहाँ पर है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को ए बी बोला गया था और पश्चिम बंगाल को ए पॉइंट बोला गया था और पुडुचेरी को बी पॉइंट बोला गया था। अब हमसे ये पूछा गया था कि बी से ए की दिशा क्या होगी, यानी कि इधर ये डायरेक्शन क्या है। तो इधर बी से ए की तरफ हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? पहले तो हमें ऊपर जाना होगा, ठीक है, ऊपर यानी उत्तर हो गया, या फिर इसको एक और डायरेक्शन से पहुंच सकते हैं। पहले इधर जाएं यानी कि पूरब हो गया और फिर ऊपर जाएं यानी कि उत्तर हो गया, यानी उत्तर पूर्व या फिर पूर्व उत्तर, जिस भी विकल्प में दिया गया होगा वही वाला उत्तर हमारा सही होगा। चलिए विकल्पों में चलते हैं। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था और 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं। तो ये भी 2 से 3 परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से वडोदरा के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। देखिए 10 नवंबर से ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 यानी कि रात के 10:40 की बात की जा रही है। 22:40 से यात्रा शुरू की और 12 नवंबर 2021 को, देखिए 10 के बाद 11 आया होगा और उसके बाद 12 आया होगा, ठीक है। 12 नवंबर 2021 को 2:10 यानी कि जिसे हम लोग 14:10 कहते हैं, यानी कि इसका 12 घंटे वाली प्रणाली में 2:10 वडोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल क्या थी? औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो कुल चली गई दूरी तो हमें दिया गया है, अब कुल लगा समय हम लोग ज्ञात कर लें और दूरी में लगे समय से भाग दे देंगे तो हमें औसत चाल पता चल जाएगा। तो चलिए दोनों समय के बीच के डिफरेंस को निकालते हैं। देखिए 10 तारीख के 22:40 से लेकर 11 तारीख के 22:40 तक का सफ़र कितने घंटे का हो गया? ये 24 घंटा हो गया। यहाँ तक क्लियर? 24 घंटा हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ से 24 घंटे का हो गया। अब ये रात के 10:40 का समय है और 12 बजे तक कितना और गैप हो जाएगा? देखिए 10:40 से 20 मिनट जोड़ेंगे तो 11 बज गया और 11 से 1 घंटा और, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो ये 11 तारीख का ही रात के 12 बजे का समय आ चुका है, ठीक है। 11 तारीख के रात के 12 बजे का समय आ चुका है। अब रात के 12 बजे से ये दोपहर के 2:10 का समय है। दोपहर के 2:10 का समय, यानी कि 12 बजे से फिर से 14 घंटा और है। ये 12 बजे से फिर से 14 घंटा और है, ठीक है। क्योंकि 12 बजे से 2 बजे रात का 2 बजेगा और उससे 12 घंटे और तब दिन का 2 बजेगा, यानी कि 12 और 2 14 घंटा 10 मिनट, ये इससे और ज़्यादा है, यानी कि 14 घंटा 10 मिनट, ठीक है। तो देखिए 24 घंटा तो ये हो गया, उसके बाद से 1 घंटा 20 मिनट ये हो गया और 14 घंटा 10 मिनट ये हो गया। सबको जोड़ दीजिए। देखिए सबको मैं जोड़ता हूँ तो मिनट वाले को पहले जोड़ते हैं तो 30 मिनट हो गया और 14 1 15 15 और 4 19 और 10 19 और 20 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। यानी टोटल जो उसके द्वारा समय लिया गया वो लिया गया 39 घंटे 30 मिनट। 30 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 घंटा लिख सकते हैं और 39 घंटा ये पहले का है, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 39 सही 1/2 घंटा लिख सकते हैं। अब इसको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूँ तो 78 हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कुल समय हमारा क्या हो गया? 79/2 घंटा, ठीक है। अब चलिए, अब हमसे औसत चाल पूछा गया था। औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी, यानी कि 1896 बटे कुल लगा समय, यानी कि 79/2। अब ये 2 ऊपर जाकर के गुणा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 1896 × 2 और डिवाइडेड बाई 79, इससे इसको काटेंगे तो ये 24 बार में जाएगा और 24 × 2 यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है वह कौन सा है? तो देखिए तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची केरल में उगाया जाता है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? तो देखिए ईवीएस के संदर्भ में एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे के परिवेश से जोड़ करके बताना, यानी बच्चे का परिवेश क्या हो गया? उसका वातावरण हो गया, यानी कि ये
ईवीएस के संदर्भ में ये समग्र रूप में देखता है, बच्चा अपने वातावरण को समग्र रूप में देखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा, क्योंकि बच्चे का जो विकास है वो आनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण से भी पूरी तरीके से प्रभावित होता है, इसलिए समग्र रूप से यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न में किस आधार पर बनाई गई है। तो ईवीएस की पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है वो थीम पर आधारित बनाई गई है। ईवीएस में प्राइमरी स्तर पर कुल 6 थीम है और इसका जो पहला थीम है परिवार एवं मित्र, उसके कुल 4 उप थीम बताए गए हैं। ठीक है, तो ये ईवीएस की पाठ्यचर्या किस पर आधारित है, ये थीम पर आधारित है। विकल्प नंबर 3 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। ध्यान से समझिएगा, ईवीएस के संदर्भ में 2 टॉपिक महत्वपूर्ण बताना जो कि आपको पेपर में मिलने ही वाला है। कक्षा 1 से 5 तक को प्राइमरी स्तर की कक्षा बोली जाती है, जिसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस की कोई अलग से बुक नहीं है। कक्षा 1 और कक्षा 2 में भाषा और गणित के माध्यम से बच्चे को ईवीएस पढ़ाया जाता है। ये पहला कॉन्सेप्ट है जिस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि 1-2 का तो मैंने बता दिया कि उसमें ईवीएस की अलग से बुक नहीं है, गणित और भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और कक्षा 3, 4 और 5 में जो ईवीएस पढ़ाया जाता है वो एकीकृत किया गया है किसके साथ, विज्ञान के साथ और सामाजिक विज्ञान के साथ और पर्यावरण शिक्षा, ये तीनों एकीकृत करके पढ़ाया जाता है और इन तीनों को एक कंबाइंड फॉर्म में ईवीएस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ईवीएस क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, बच्चे के परिवेश का हिस्सा। अब बच्चा जब परिवार में जब जन्म लिया तभी से देख रहा है कि उनके माता पिता या फिर उनके परिवार के सदस्य या फिर आसपास के लोग शौच से आने के बाद तुरंत अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरीके से धोते हैं या फिर डेली नहाते हैं ताकि अपने आप को, अपने शरीर को साफ रख पाए, अपने नाखून को हमेशा साफ रखते हैं, छोटे रखते हैं। ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि हम बीमारियों से बचे रहें। बीमारी किसका पार्ट है, बीमारी हमें विज्ञान में पढ़ाया जाता है, यानी कहीं ना कहीं बच्चे परिवेश में जो देख रहे हैं वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसीलिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एकीकृत करके पढ़ाया जाता है कक्षा 3 से 5 तक। ठीक है, तो यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि किन किन सब्जेक्ट्स को एकीकृत किया गया, तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। विकल्प नंबर 3 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान से समझिएगा, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे को ईवीएस उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है, यानी कि बच्चे की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जो उसका वातावरण है, वो पूरी तरीके से डिस्कस किया जाएगा ईवीएस की कक्षा में। क्यों, क्योंकि ईवीएस के ही संदर्भ में एनसीएफ कहता है कि उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है। अब प्रत्येक बच्चे का परिवेश अलग हो सकता है, सबकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग हो सकती है, क्योंकि कई राज्यों से आए हुए बालक एक विद्यालय में हो सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम प्रभावित करेगा और इसका सामना करना पड़ेगा एज ए टीचर। ठीक है, दूसरा देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, जाहिर सी बात है प्रत्येक विद्यार्थी के जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस डायरेक्टली बच्चों के अधिगम को प्रभावित करते हैं। इस वजह से ये विकल्प बिल्कुल सही होगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप बहुत खुशी के मुद्रा में, तो आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर होगा, लेकिन आप किसी बात को लेकर के चिंतित हैं या फिर दुखी हैं तो आपका ध्यान पढ़ाई पर कम और उस दुख के कारण पर ज़्यादा होगा। इस वजह से आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो बच्चों के इमोशंस हैं वो पूरी तरीके से पढ़ाई को, अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प भी होगा। और तीसरा देखिए, प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति और जीवन शैली, यही तो मैं बात बोल रहा हूँ। वातावरण जो है, वातावरण में क्या है, बच्चे का परिवेश क्या है, बच्चा अपने परिवेश में अपने समुदाय के सदस्यों को देख रहा है, उस समुदाय में किस प्रकार की संस्कृति है उसको देख रहा है, और जीवन शैली, रहन सहन उनका कैसा है उसको डेली वो इन सभी चीज़ों को देख रहा है। और इसी से जोड़ करके, तो दैनिक जीवन से ही जोड़ करके तो एनसीएफ 2005 पर कहता है कि बच्चों को ईवीएस पढ़ानी है। यानी कि ये सभी चीज़ें चुनौती के तौर पर टीचर के सामने आएंगी। ठीक है, चौथा देखिए, कक्षा में अनुशासन और उसकी व्यवस्था, ये विकल्प निगेटिव है। क्यों, क्योंकि अनुशासन की बात तो केवल ईवीएस में नहीं, सभी कक्षा में की जाती है। तो केवल ये ईवीएस के लिए नहीं कहा जा सकता कि ये ईवीएस के लिए चुनौती है, ये सभी कक्षाओं के लिए चुनौती है कि किस प्रकार बच्चे स्व अनुशासित हो सकते हैं। तो केवल ईवीएस के लिए नहीं है, सभी के लिए है। इस वजह से ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ठीक है, चलिए ए, बी और सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए अब विकल्पों में देखते हैं किस में दिया गया है ए, बी और सी। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है केवल ए, बी और सी इसका अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है।
चलिए ध्यान से समझिएगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षक द्वारा साझा की गई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। अब यहाँ पर देखिए, जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो टीचर के द्वारा शेयर किया जा रहा है। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? देखिए, इसलिए निगेटिव है क्योंकि इन्फॉर्मेशन का बच्चे प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन को बच्चे खुद अन्वेषण के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना कर रहे होते हैं। यानी कि केवल टीचर के बता देने मात्र से बच्चा नहीं सीख पाएगा। यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि केवल साझा करने की बात की गई थी, इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बात की गई थी। ठीक है। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना। यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि एज ए टीचर आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक केंद्र में और बालक खुद अपने ज्ञान की रचना करेगा अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से। यहाँ पर जो बालक है उसकी सक्रियता को ये विकल्प नहीं बता रहा था, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है। पहला देखिए, ईवीएस को के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना। मैं बार बार कह रहा हूँ, जहां पर भी परिभाषा आपको दिख जाए वो विकल्प संकुचित होता है, निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। क्योंकि देखिए, परिभाषा क्या होता है कि किसी भी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे क्या होते हैं कि खेल के माध्यम से या फिर गतिविधि के माध्यम से सीखेंगे। अब परिभाषा क्या होगा, जब एज ए टीचर आप बच्चों को परिभाषा बता रहे हैं तो केवल आप उसको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, केवल इन्फॉर्मेशन को दे रहे हैं, कुछ भी बच्चा अपनी तरफ से गतिविधि नहीं कर रहा है, कुछ भी सक्रियता नहीं है, इस वजह से ये निगेटिव होता है। ठीक है, एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। यानी बच्चे को खुद एक्सप्लोर करने के लिए आप मौका दे रहे हैं, ताकि बच्चा खुद गतिविधि करे और अपने ज्ञान की रचना करने के लिए खुद खोज करे, खुद अन्वेषण करे। तो ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, यही बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस की पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? तो परिवार एवं मित्र 6 थीम में से पहला थीम है। ठीक है, तो ये क्या है? ये थीम है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं चौथा विकल्प दिया गया है, प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। यहां पर अनुभव, आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं तो बालक के अनुभव की बात होनी चाहिए, यहां पर शिक्षकों के अनुभव की बात कर रहा है, इस वजह से यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व ना दिया गया हो। अब देखिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान को आधार बना करके बच्चों के आगे की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, और इसीलिए आप प्रस्तावना प्रश्न पूछ रहे होते हैं, लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है कि बच्चों के अनुभव को महत्व ही ना दिया जाए। यानी कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, जो बच्चे ने परिवेश में देखा है, परिवेश में जो कुछ भी प्रत्यक्ष तौर पर बच्चे ने देखा है वो उसका अनुभव हो गया, पूर्व ज्ञान हो गया, और उसको इग्नोर करने की बात की जा रही है। जबकि एनसीएफ 2005 इसका उल्टा कहता है कि बच्चे के अनुभव को महत्व देते हुए उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए नए ज्ञान को शिक्षा दी जाए। तो यह विकल्प निगेटिव, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो। यह भी विकल्प निगेटिव है। बच्चे के ज्ञान का प्रयोग करना है ज्ञान की रचना करने के लिए, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, जो अनुभव है, उसको आधार बनाना है, तब बच्चे को आगे की शिक्षा देनी है। यहां पर विद्यालय की बात की जा रही है, बच्चे की बात नहीं की जा रही है, इसलिए यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो। तो यहां पर विद्यार्थी के स्थानीय अनुभव की बात की जा रही है। स्थानीय अनुभव मतलब कि यानी बच्चे के परिवेश की बात की जा रही है, और यही तो एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे के परिवेश से जोड़ करके बच्चे को ईवीएस की शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु निम्न विकल्पों में से क्या होना चाहिए? ध्यान से समझिएगा, गतिविधि हो चुकी है, बच्चों के द्वारा गतिविधि शिक्षक के माध्यम से कराई जा चुकी है। तो अब गतिविधि के बाद से जब विचार विमर्श किया जाएगा तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जब ग्रुप्स में और टीचर से इंटरेक्शन कर रहे होंगे तो उनके लिए ये अर्थपूर्ण अधिगम हो सकता है, क्योंकि बच्चे अंतःक्रिया के ही माध्यम से सीखते हैं। ये संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक लेव वाइगोत्स्की का मानना था। इसलिए विचार विमर्श, इंटरेक्शन, अंतःक्रिया यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। बाकी के विकल्पों पर एक बार देख लीजिए। दूसरा कहा जा रहा है कि क्रियाकलापों की सूची बनाना, केवल लिस्ट बनाने की बात की जा रही है, बहुत संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, क्रियाकलापों के चरण याद करना, मैं बार बार कह रहा हूं, रटना, याद करना, जहां पर भी वर्ड आपको दिख जाए वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना, तो क्रियाकलाप तो हो चुके हैं ना, अब उसको कितनी बार दोहराया जाएगा? क्रियाकलाप एक ही बार तो करेंगे, 4 बार थोड़ी दोहराएंगे, तो ये विकल्प भी निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। सबसे पॉजिटिव सेंस में जो था वो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इंटरेक्शन मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियां द्वारा
सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि, यानी कि ग्रुप्स में बच्चों को समूहों में बांट करके ईवीएस पढ़ाने की बात की जाती है, ऐसा क्यों, या फिर ग्रुप्स में ही गतिविधियां एक्टिविटी क्यों कराई जाती हैं। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, यानी कि जो हमारे कलीग्स होते हैं, जो हमारे साथ पढ़ने वाले होते हैं, उनके साथ मिल करके हम लोग सीख पाते हैं। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, फिर भी मैं स्टार लगा रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा क्यों। दूसरा कहा जा रहा है कि यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है। सामाजिक आदान प्रदान क्या हुआ, समाज में हम रह करके किस प्रकार से एक दूसरे से अंतः क्रिया करते हैं उसकी बात की जा रही है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि जब हम ग्रुप्स में काम करते हैं तो समाजीकरण हमारा होता है, ये भी पॉजिटिव था। तीसरा विकल्प देखिए, चौथा विकल्प देखिए, विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। केवल, एकमात्र, एक ही, यही, ये सब वर्ड अगर जहां पर भी आपको दिखे और प्रश्न अगर पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है तो ये सभी विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, ये सभी शब्द। इस वजह से कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, वह उसमें सुधार लाती है। अब यहां पर देखिए, पहला वाला जो विकल्प था वो सहपाठी अधिगम की बात कर रहा था, तो पहला वाला तो विकल्प इसमें समाहित हो गया तीसरे में, और दूसरा वाला विकल्प जो कर रहा था सामाजिक आदान प्रदान की बात कर रहा था, सामाजिक अधिगम की बात कर रहा था, वो भी तीसरे वाले में इंक्लूडेड हो गया। यानी ये दोनों अब संकुचित हो गया, क्योंकि ये पहले से विकल्प नंबर 3 में इंक्लूडेड है, और ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल ब्रॉड सेंस में, और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। ध्यान से समझिएगा, प्रोसीजरल स्किल कौन सा है, ये हमसे कहा जा रहा है कि कौन सा इसमें से प्रोसीजरल स्किल को अंडरलाइन करेगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। स्मरण कहा जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पर भी रटना, स्मरण करना, याद करना वर्ड आपको दिखे वो निगेटिव होता है, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कथन कहा जा रहा है, स्टेटमेंट। जैसे मान लीजिए कि अगर आप टीचर हैं और कक्षा में प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं, तो केवल आप कथन यानी स्टेटमेंट बोल देंगे तो बच्चे थोड़ी सीख पाएंगे, इसलिए ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे की भी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, बच्चा भी सक्रिय होना चाहिए। और स्टेटमेंट बोलने में एज ए टीचर मैं अगर स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो आगे वाला बच्चा जो प्राइमरी स्तर का है वो निष्क्रिय बैठा हुआ है, इस वजह से ना तो गतिविधि कर पा रहा है ना तो सक्रिय भागीदारी हो पा रही है, इस वजह से ये निगेटिव होता है। वर्णन की बात करें तो देखिए, वर्णन भी एक तरीके से निगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए हायर क्लासेज में जिस प्रकार से जो लेक्चरर होते हैं, जो आकर के लेक्चर दे करके चले जाते हैं, उस प्रकार से प्राइमरी स्तर के बच्चे नहीं सीख सकते। क्यों नहीं सीख सकते? क्योंकि बच्चे का मन इतना चंचल होता है कि जब तक बच्चे खुद उस गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तब तक उस पर उनका ध्यान केंद्रित ही नहीं होगा। इस वजह से ये भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, वर्गीकरण। ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। कैसे? देखिए, ईवीएस में विभिन्न प्रकार के सर्वे और विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स तैयार करने की बात की जाती है गतिविधि के तौर पर, ठीक है। तो उस जो प्रोजेक्ट जो तैयार किया जा रहा है या फिर जो सर्वे तैयार किया जा रहा है, उसमें विभिन्न प्रकार के इन्फॉर्मेशन बच्चे एकत्रित करते हैं और उन इन्फॉर्मेशन को फिर से कैटेगराइज किया जाता है एक निश्चित रिजल्ट पर या फिर एक फाइनल रिजल्ट पर पहुंचने के लिए। तो कैटेगराइज करना ही वर्गीकरण है यहाँ पर। इस वजह से ये कहीं ना कहीं प्रोसीजरल स्किल को चिन्हित करने में, अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करने में ये मदद करता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को जानना और उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। तो विद्यार्थियों को केवल जानने की बात अगर होती तो वो तो कक्षा में भी हो सकता था। केवल विद्यार्थियों की अगर बात होती तो विद्यार्थियों के बारे में टीचर कक्षा में भी जान सकता था। उनको उनके अभिभावक यानी माता पिता और समुदाय के सदस्यों से मिलने की आवश्यकता नहीं होती अगर केवल विद्यार्थियों तक ये सीमित होता। लेकिन फिर भी अभिभावक और समुदाय के भागीदारी को बढ़ावा देने की बात की जा रही है ईवीएस की कक्षा में शिक्षक के द्वारा। तो इसका उद्देश्य कतई भी केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, ये विद्यार्थियों को जानने तक सीमित केवल नहीं है। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। फिर भी मैं स्टार लगा रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा क्यों। तीसरा दिया गया है, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। देखिए, बच्चों को आज हम लोग स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करने की बात करते हैं, क्योंकि बच्चे को आप अनुशासन में बनाए रखने के लिए ना तो शाब्दिक दंड दे सकते हैं ना तो शारीरिक दंड दे सकते हैं, सब कुछ निषेध कर दिया गया है। तो अब बच्चों को खुद से अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कैसे? जिस काम में बच्चे रुचि लेते हैं उसका उस समय पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पर या फिर उस गतिविधि पर लगा रहे होते हैं। तो जब बच्चे का ध्यान पढ़ाई में या फिर गतिविधि में है तो बच्चा अनुशासन में ही रहेगा और इधर उधर की बातें नहीं करेगा, इधर उधर फालतू के कामों में व्यस्त नहीं रहेगा। यानी कि बच्चे की रुचि को
उत्पन्न करना है किसी भी गतिविधि में या फिर किसी भी पढ़ाई के दौरान बच्चे के इंटरेस्ट को जागृत करना है, क्योंकि बच्चा जितना इंटरेस्ट लेगा उतना ही ज़्यादा वो अनुशासन में रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए टीचर काफ़ी थे कक्षा में इंटरेस्ट किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में के दौरान पैदा करने के संदर्भ में। यहाँ पर अभिभावक और समुदाय के सदस्यों का कोई खास रोल नहीं है अनुशासन के संदर्भ में, इसलिए ये निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावना का पालन करना। अब राष्ट्र की नीति अभिभावक और समुदाय के भागीदारी की मदद से कैसे की जा सकती है, ये थोड़ा निगेटिव सेंस में। और देखिए वैसे भी बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, अब प्राइमरी स्तर में कक्षा 1 से 5 के स्तर में बच्चों को क्या राष्ट्र की नीतियों के बारे में आप बता लेंगे, ये विकल्प बहुत ज़्यादा संकुचित है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मेंटली बच्चे प्रिपेयर नहीं है। अब कक्षा 1 का जो बच्चा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल का होगा, 6 साल के बच्चे को राष्ट्र की नीति के बारे में आप क्या बताएंगे, ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ करके पढ़ाना है। परिवेश कैसे बनता है, बच्चा किस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया हुआ है, ये उसका परिवेश तय करता है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं जब बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ करके पढ़ाना है तो एज ए टीचर आपको भी पता होगा कि बच्चे का परिवेश पता होना चाहिए कि बच्चे का परिवेश क्या है, वो किस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया हुआ है। ये कैसे पता चल सकेगा, जब उनके अभिभावक आएंगे और उसके समुदाय की भागीदारी विद्यालय में ली जाएगी। यानी ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक अभिभावक और समुदाय की भागीदारी क्यों बढ़ाना चाहते हैं, ताकि वह बच्चे के परिवेश को समझ पाए, बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझ पाए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों एवं विषय समस्याओं में भली प्रकार संबोधित निम्न में से क्या कैसे किया जा सकता है। ठीक है, चलिए पहला विकल्प दिया गया है व्याख्यान और विचार विमर्श। देखिए विचार विमर्श तो मान लीजिए पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन यहाँ पर जो व्याख्यान है वो निगेटिव सेंस में है। कैसे? अभी पहले वाले प्रश्न में मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया था कि लेक्चर की जब बात आती है तो ये हायर क्लासेस के लिए अप्रोप्रिएट है, जहाँ बच्चे का पूरा फोकस ध्यान जो है वो पढ़ाई में होता है, उसके लिए तो व्याख्या ठीक है। लेकिन बच्चों का मन जो है बहुत ज़्यादा चंचल होता है और वो पूरा फोकस पढ़ाई पर नहीं दे पाते हैं। इस वजह से बच्चे को जब तक उस गतिविधि में शामिल नहीं करेंगे प्राइमरी स्तर के बच्चे को, तब तक वो सीख नहीं पाएगा और अपना पूरा फोकस अधिगम पर नहीं रख पाएगा। इसलिए लेक्चर जो होता है वो प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, मुक्त वाद विवाद। मुक्त मतलब कि ओपन एंडेड डिस्कशन की बात की जा रही है, मतलब कि जिसका कोई अंत ही ना हो। मान लीजिए बच्चे को मैं जल टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं ईवीएस में, तो क्या मैं ऐसी डिबेट कराना चाहूँगा, ऐसा कोई विवाद कराना चाहूँगा जिसमें एक तरीके से बच्चा जल पर चर्चा करते करते आकाश, पानी, वायु सब में चला जाए? नहीं चला जाए। ये जो विवाद होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जल के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, यानी कि ये ओपन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा देखिए व्याख्यान और प्रदर्शन। फिर से व्याख्यान की बात आ रही है, निगेटिव हो गया, हमें बात ही नहीं करनी है। चौथा देखिए विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। देखिए अब जब कक्षा में आप डिबेट करा रहे हैं, यानी कि बच्चों का आपस में विचार विमर्श करवा रहे हैं, एज ए टीचर आप भी विचार विमर्श कर रहे हैं, उसके बाद बच्चों में उसके किसी भी एस्पेक्ट को आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके गुण दोषों पर वाद विवाद कराया जाता है। जैसे डिबेट कक्षा में आप किए होंगे, 9वीं 10वीं 11वीं में ये कंपटीशन होता था कि किसी भी टॉपिक को दे दिया जाता था, उसके गुण और दोषों के बारे में चर्चा की जाती थी। तो ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एक तरीके से इंटरेक्शन होगा और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जितना ज़्यादा बच्चे ग्रुप में विचार विमर्श करेंगे उतना ही उनका अधिगम अर्थपूर्ण किया जा सकता है। तो ये पॉजिटिव सेंस में और यही बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, दो प्रकार के आकलन होते हैं, गुणात्मक और दूसरा होता है संख्यात्मक आकलन। संख्यात्मक आकलन मतलब कि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपका इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स में कितना नंबर था, तो आपको एग्जैक्ट बता सकते हैं कि मेरा 50 नंबर था, 100 नंबर था, 80 नंबर था, कुछ भी होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि मेरी हाइट 5 फुट समथिंग या फिर 6 फुट समथिंग, या फिर जो भी आपकी हाइट हो उसके हिसाब से आप बता सकते हैं, संख्या के बारे में बता सकते हैं। मतलब कि वो आकलन जिसमें संख्या आएगा वो संख्यात्मक आकलन होगा, और जिसमें गुणों की बात की जाती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरा व्यक्तित्व 5 फुट का है या फिर मेरा व्यक्तित्व 6 फुट का है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका व्यवहार कैसा है, तो आप नहीं बता पाएंगे कि मेरा व्यवहार 6 किलो का है। यानी कि वो चीज़ें, वो गुण, मनुष्य के अंदर वो गुण जिसको हम लोग संख्या के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो गुणात्मक एक तरीके से गुण बोले जाएंगे, और उन्हीं गुणात्मक गुणों का आकलन करना गुणात्मक आकलन कहलाता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर उत्तर ढूंढेंगे। चलिए
चौथे टेस्ट से चौथे विकल्प से बात करेंगे, दिया गया है उपलब्धि टेस्ट। उपलब्धि टेस्ट यानी कि जो एक तरीके से हमारी परीक्षा होती है उसकी बात की जा रही है। तो परीक्षा में तो हमें नंबर्स मिलते हैं ना, 100 में से 80 नंबर, 50 नंबर, जो भी मिलता होगा। तो उपलब्धि टेस्ट को संख्या में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये संख्यात्मक आकलन है, ना कि गुणात्मक आकलन। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। इसी प्रकार से देखिए तीसरा विकल्प कागज पेंसिल टेस्ट की बात की जा रही है। कागज पेंसिल टेस्ट में बच्चे को मतलब लिखित परीक्षा में हम लोग बच्चे से प्रश्न पूछ रहे होते हैं और वो बच्चा उसका जवाब दे रहा होता है और उसके बाद से उसको हम लोग मूल्यांकन करके उसको नंबर दे रहे होते हैं, यानी इसमें भी संख्या की बात आएगी, यानी ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए प्रक्रिया कौशल का अवलोकन, मतलब कि देखिए कोई बच्चा कोई गतिविधि कर रहा है और उस गतिविधि के दौरान जो प्रोसेस वो कर रहा होगा उस दौरान एज ए टीचर हम लोग उसका अवलोकन कर रहे हैं कि बच्चा गतिविधि के दौरान ग्रुप्स में अगर है तो ग्रुप के लोगों का सहयोग कर रहा है या नहीं, अपनी जिम्मेदारी सही से निभा पा रहा है या नहीं, अपनी सहभागिता दिखा पा रहा है यानी कि एक्टिव है या नहीं। ये सभी गुण जो है वो अवलोकन के माध्यम से बच्चे के गुणात्मक आकलन यानी उसके व्यक्तित्व कि वह सहयोग कर रहा है या नहीं, उसके बारे में, ये गुणात्मक बच्चों के गुण के बारे में है, इसलिए गुणात्मक आकलन का पार्ट होगा। पहला देखिए बच्चों के विचारों का अभिलेख और अवलोकन की रिपोर्ट्स। अब विचार क्या है, ये क्या होता है, जैसे बच्चे का व्यवहार जो है, बच्चा किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, यही तो उसका विचार होगा, यानी व्यवहार का अवलोकन करने की बात की जा रही है, यानी व्यक्तित्व की बात आएगी। और व्यक्तित्व क्या होता है, गुण होता है बच्चे का, तो व्यक्तित्व का आकलन जो है वो गुणात्मक आकलन होगा, यानी ये भी सही है। यानी दिए गए विकल्प में देखिए ए और बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है, यानी कि किन किन विधियों के माध्यम से, दिए गए विकल्प में से कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम लोग बच्चे का रचनात्मक आकलन कर सकते हैं। देखिए दो प्रकार से आकलन होता है बच्चे का। अगर सत्र के बीच में सतत आकलन की बात आती है, जैसे कि कोई बच्चा गतिविधि कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है कक्षा में, तो उसी दौरान बच्चे का आकलन किया जाए, या फिर कि कोई चैप्टर पढ़ाया गया, उस चैप्टर के बाद से बच्चे को फिर से आकलन किया जाए कि बच्चे को उस चैप्टर में क्या दिक्कत थी, क्या समस्याएं आ रही थी, इसको जानने के लिए जो बच्चे का आकलन किया जाता है उसे रचनात्मक आकलन कहते हैं। और जो बच्चे का सत्र के अंत में फाइनल परीक्षा हो रहा है, जैसे कि आपके यहाँ वार्षिक परीक्षा हो रही होती है या फिर सेमेस्टर प्रणाली है, तो सेमेस्टर के अंत में जो सेमेस्टर परीक्षा हो रही होती है उसे हम लोग योगात्मक आकलन कहते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या बोला जा रहा है कि सतत मूल्यांकन जो बच्चे का किया जाता है गतिविधि के दौरान या फिर कक्षा में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद, उसके संदर्भ में कौन कौन सा उपकरण है ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला बोला जा रहा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एक शैक्षणिक सत्र के दौरान, मान लीजिए कक्षा 3 में बालक है, तो 3 से लेकर के जब तक बच्चा 4 में ना चला जाए, इसके बीच में 1 साल का वक्त होगा। यानी एक शैक्षणिक सत्र के दौरान बच्चे ने जो कुछ भी शैक्षणिक गतिविधियां की हैं, जैसे कि कोई भी गतिविधि कर रहा होगा जो कि सीधे तौर पर बच्चे के अधिगम से जुड़ा हुआ शैक्षणिक गतिविधि है, तो उसमें उसका परफॉर्मेंस कैसा था उसको अभिलेखित किया जाता है पोर्टफोलियो में। ठीक है, यानी कि ये एक रिकॉर्ड होता है जो कि बच्चे के शैक्षणिक प्रगति से जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल होगा, क्योंकि बच्चा जब जब गतिविधि करेगा तब तब पोर्टफोलियो में उसको मेंटेन किया जाएगा, यानी कि गतिविधि के दौरान ही किया जा रहा है, सत्र के बीच में किया जा रहा है। दूसरा देखिए दृष्टांत अभिलेख की बात की जा रही है, जिसे हम लोग एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। बहुत से बच्चे पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड में कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, आपका आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पोर्टफोलियो में मैंने आपका क्या बताया कि पोर्टफोलियो में बच्चे के शैक्षणिक प्रगति को मेंटेन किया जाता है, और एनेक्डोटल में भी रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, लेकिन ये बच्चों के व्यवहार से जुड़ा हुआ है। कैसे, ध्यान से समझिए। मान लीजिए बच्चे ने गतिविधि में पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट के दौरान बच्चे का व्यवहार ऐसा था कि वो सबकी हेल्प कर रहा था। देखिए गतिविधि के दौरान बच्चा अगर कोई गतिविधि कर रहा है तो 100 में से कितना नंबर पाया, 100 में से मान लीजिए 80 नंबर पाया गतिविधि के दौरान, तो ये शैक्षणिक प्रगति में नोट हो जाएगा। लेकिन गतिविधि के दौरान बच्चे का व्यवहार कैसा था, क्या वो ग्रुप के सभी सदस्यों की हेल्प कर रहा था, यानी जो बच्चे का व्यवहारिक पक्ष है, जो उसका व्यवहार परिलक्षित हो रहा था, वो सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन होगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। ध्यान से समझिए, जो डायरेक्ट शैक्षणिक बात होती है, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ बात है, वो पोर्टफोलियो में जाएगा, और जो बच्चे के व्यवहार से जुड़ा हुआ बात है वो एनेक्डोटल में जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए एनेक्डोटल जो होता है वो बच्चे के साल भर के शैक्षणिक सत्र के दौरान नोट किया जाता है, रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं सत्र के बीच की बात कर रहा था, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए दर मापक पैमाना, जिसे रेटिंग स्केल बोलते हैं। तो सत्र के बीच में हम लोग बार बार बच्चे का एक तरीके से मूल्यांकन कर रहे होते हैं रेटिंग स्केल के दौरान कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चा कक्षा में किस प्रकार से एक तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं,
कई मानक के तौर पर कई मापदंड होते हैं जिसके आधार पर बच्चे का रेटिंग स्केल में नंबर्स डिसाइड किए जाते हैं, इसी को सतत मूल्यांकन बोलते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, सत्र के बीच में हो रहा है। चौथा देखिए, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना, ये भी बात बिल्कुल सही है। बच्चे को ऑब्जर्व करके गतिविधि के दौरान, शैक्षणिक गतिविधि के दौरान, खेल के दौरान एज ए टीचर आप उसको अवलोकित कर रहे होते हैं और रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं, तो ये भी सत्र के बीच में होगा। यानी चारों विकल्प इसके बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। विकल्प नंबर 4 में देखिए ए, बी, सी और डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसलिए मैं इंग्लिश वाले की हेल्प ले रहा हूं। कहा जा रहा है कि ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल, यानी कि जानवरों के चित्र बनाना, ये एक्स दिया गया है, ठीक है, इस पार्ट को। और कहा जा रहा है यूजिंग फिंगर्स एंड थंब प्रिंट्स, यानी कि उंगलियों के और थंब के अंगूठे के प्रिंट्स के माध्यम से इसे वाई रिप्रेजेंट किया गया है। अब पूछा जा रहा है इन एबव लाइन आइडेंटिफाई एक्स एंड आइडेंटिफाई वाई, यानी कि एक्स क्या है और वाई क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए एक्स क्या कह रहा है कि ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल, ड्रॉ करना यानी कि चित्र बनाना, ये क्रिया का पार्ट है, तो एक्स वर्ब है। और वाई क्या है, यूजिंग फिंगर्स एंड थम्स, हमारी उंगलियां और हमारे थम्स क्या है, ये किसी का नाम है, यानी सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि किसी का भी नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी अंग का नाम, ये नाउन बोला जाता है। तो यानी ए वाला सही है। चलिए ए वाला सही हो गया। उसके बाद से देखिए चारों विकल्पों में आप देखेंगे तो यहाँ पर 3-3 विकल्प दिया गया है, यानी कि कम से कम हमें 3 विकल्प तो सही करना ही होगा। चलिए देखते हैं कौन वाला सही हो सकता है। बी वाला देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि एक्स इज एक्शन वर्ब, ये भी बात सही है, एक्स वर्ब है लेकिन वर्ब में भी एक्शन वर्ब है, और वाई जो है वो कंटेंट है, तो ये भी सही है। सी वाला देखिए एक्स इज कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस यानी कि संज्ञानात्मक प्रोसेस है। अब जैसे कि हम लोग पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं जानवर का, यानी जानवर का इमेज हमारे संज्ञान में है, तभी तो हम उसका पिक्चर ड्रॉ कर पा रहे हैं, यानी कि ये कॉग्निटिव प्रोसेस है एक्स पिक्चर ड्रॉ करना, और जो वाई है वो कंटेंट है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। डी वाला देखिए एक्स इज कंटेंट और वाई इज वर्ब, तो अपने उंगलियों और थंब प्रिंट यूज करना ये वर्ब नहीं है, ये हम लोग केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ब ये वाला है ड्रॉ करना, पिक्चर को बनाना, ठीक है। तो ये विकल्प निगेटिव था, यानी ए, बी और सी वाला विकल्प सही होगा। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 2 ए, बी एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी के सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।